चलो देखो, अगर हम लास्ट क्लास में बात करें तो लास्ट क्लास में हम आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे थे, है ना। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ईएम वेव। हम आप लोग को ये भी बताए थे बाबू लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए हम आप लोग को बताए थे कि जब आप टीवी रिमोट से टीवी को ऑन करते हो तो टीवी रिमोट से टीवी तक एक सिग्नल ट्रेवल करता है, एक एनर्जी ट्रेवल करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। या फिर आप जो मोबाइल में बात करते हो उसका भी जो सिग्नल होता है वो भी किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। बात समझ आया, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर में कुछ और बात करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग नहीं किए थे। बात समझ आया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग किसको कह रहे थे। याद करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट फॉर्म में ईएम वेव कहते थे, और एक ऐसा वेव जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। हम आप लोग को यह भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, साथ ही साथ वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। साथ ही साथ वो जिस डायरेक्शन में चलता है उससे भी वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये बात हम लोग देखे थे। इसके बाद हम आप लोग को ये भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है चलने के लिए, उसको कोई मीडियम का दरकार नहीं है, ठीक है। और वो हमेशा कौन से स्पीड से चलता है, लाइट के स्पीड से। और हम आप लोग को ये भी बताए थे बच्चा लोग कि लाइट का स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, जिसका वैल्यू कितना होता है बाबू लोग, ठीक है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बीच का एक रिलेशन बताए थे, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से आता था, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। याद होगा आप लोग को। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो C यहां पे क्या चीज को बता रहा है बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो म्यू है इसको म्यू कहते हैं, ये क्या चीज को बताता है, बहुत अच्छे, क्या चीज को, फ्रीक्वेंसी। और ये लैम्डा क्या चीज को बताता है बच्चा, वेवलेंथ। क्या चीज को, वेवलेंथ। बात समझ आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आपको म्यू निकालना है तो म्यू निकालने का फॉर्मूला C बाई क्या होता है, लैम्डा। और अगर हम लैम्डा निकालने का फॉर्मूला का बात करें तो C बाई क्या होगा, म्यू। अब बातों को समझिए आराम से। एक्चुअली में क्या होता है ना, अब C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को बता रहा है, ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितना है बताओ, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अजी अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से तुमको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन ना मिल जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलो, अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं यानी ये लैम्डा अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा। अब बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बात समझ आया ना, ठीक है। और यदि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा चलता है। ये बात हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। इसका मतलब तुमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगा। बात समझ आया ना, ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताए थे, ठीक है, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किए थे, याद होगा आप लोग को। तो सबसे छोटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था वो क्या था, याद करो, कॉस्मिक रे, यही था ना जी, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे के बाद क्या बताए थे बाबू बताओ, एक्स रे। क्या बताए थे, इसके बाद क्या बताए थे, सॉरी हाँ, गामा रे। एक्स रे के बाद क्या था तुम्हारा, गामा रे। गामा रे के बाद क्या था बताओ, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे। क्या था, यूवी रे। बात समझे, ठीक है। यूवी रे के बाद में क्या था तुम्हारा, विजिबल रे। क्या था, विजिबल रे। विजिबल रे के बाद क्या था तुम्हारा, इंफ्रारेड रे, IR बोल रहे हैं इसको, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद क्या था तुम्हारा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है। और लास्ट है तुम्हारा ये रेडियो वेव। क्या है, इसमें हम आप लोग को पूरा का पूरा, ठीक है, चार्ट याद रखने नहीं बोले थे, हम बस ये बोले थे कि आपको ये याद रखना है कि कॉस्मिक बाबा का वेवलेंथ सबसे क्या होता है, छोटा, वेवलेंथ सबसे, फ्रीक्वेंसी सबसे, बहुत अच्छे, ठीक है। अपना रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे क्या होगा,
तो फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगा, कम होगा। बात समझ आया, ठीक है। अच्छा एक बात ना ये याद रख लेना, इंफ्रारेड रे, इससे एक बार सवाल पूछा हुआ है। देखो जितना भी टीवी रिमोट होता है ना, वो ये इसी फेनोमेना पे काम करता है, इंफ्रारेड रे पे ही। बात क्लियर है, ठीक है। तो टीवी रिमोट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, या कोई भी रिमोट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, वो कौन सा वेव होता है सर, इंफ्रारेड रे। बात समझ आया, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखो अगर आपको याद हो तो हम एक फॉर्मूला बताए थे, C इज इक्वल टू म्यू बाई क्या होगा, लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू C बाई क्या होगा, म्यू। अब कभी कभी यहां पे एक सवाल पूछा जाता है, और सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है सर कि आपको फ्रीक्वेंसी देगा और वेवलेंथ निकालने बोलेगा, और वेवलेंथ दे करके फ्रीक्वेंसी निकालने बोलेगा, ऐसा सवाल पूछता है। या तो वेवलेंथ दे करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराएगा, या फ्रीक्वेंसी दे करके क्या कैलकुलेट करेगा, वेवलेंथ। बात समझ आया ना, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग ये सारा काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो C इज इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा। अब यहां पे टेंशन वाला बात क्या है ना, C होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे जो डिस्टेंस का यूनिट है वो क्या है, मीटर। अब हम तुम लोग को जब वेवलेंथ पढ़ाए थे तो उस समय बोले थे बाबू वैसे तो वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होता है, पर तुमको जिंदगी में कभी वेवलेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ नहीं रहेगा। किसमें देता है, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब में देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि एंगस्ट्रम को मीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है, नैनोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, पिकोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, ये सभी आप लोगों को आना चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके लिए ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा तुमको याद रखना है, देखो ध्यान से क्या क्या याद रखना है। जैसे अगर आप बात करोगे 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है ना वो 10 का पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर के इक्वल होता है, 10 का पावर -10 मीटर। बात समझ आया ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बात समझ में आ रहा है। कभी भी तुमको एंगस्ट्रम वाला वैल्यू को मीटर में बदलना होगा ना, तो कुछ नहीं करना है, बस उसको 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लो अगर कहीं पे दे दिया 100 एंगस्ट्रम, क्या दिया हुआ है सर, 100 एंगस्ट्रम। अब इसको तो मीटर में बदलना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, चलो तो इसको मीटर में बदलने के लिए तुम चुपचाप से 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देना। बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम लोग तो हो मैथ के बच्चे, तो तुमको साफ साफ पता होगा कि सर अगर पावर है ना तो हम लोग जीरो को हटा देते हैं। अब तुमको पता होगा जीरो हटने से अगर पावर प्लस में होता है तो क्या करता है, बढ़ता है, और माइनस में होता है तो क्या करता है, घटता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 का पावर -8, और यूनिट क्या लिख लेंगे बोलो, मीटर। तो पहला ये याद रखोगे, ठीक है, कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ, 10 का पावर -10 मीटर। बोलो बात समझ गए। चलो आगे सुनिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, तो नेक्स्ट ये है कि जो 1 एंगस्ट्रम होगा, सॉरी 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर ये 10 का पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है सर, 10 का पावर -9 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 50 नैनोमीटर है, 50 क्या है, नैनोमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे सर, 50 को 10 का पावर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -9। अरे जीरो को यहां से हटाओगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर -8 मीटर, सॉरी हाँ 10 का पावर -8 मीटर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एक ये याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 पिकोमीटर, पीएम मतलब क्या होगा, पिकोमीटर, इधर देखिए इधर 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 का पावर -12 मीटर। किसके इक्वल होता है सर, 10 का पावर -12 मीटर। इसका मतलब क्या है, पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे आया ना, चलो। और एक होता है फर्मी मीटर, तो 1 फर्मी मीटर ना बाबू किसके इक्वल होता है, 10 का पावर -15 मीटर, 10 का पावर -15 मीटर। बात समझे, ठीक है। अब अगर तुम मीटर वाला वैल्यू याद रख लोगे ना तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू याद रखने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं है। मीटर वाला वैल्यू से 2 घटा दोगे तो तुमको सेंटीमीटर मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले, मीटर वाला वैल्यू से अगर हम 2 घटा दे तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम बोले 1 एंगस्ट्रम में कितना सेंटीमीटर, तो क्या बोलोगे,
10⁻⁸ सेंटीमीटर। यहां पे बोलेंगे तो कितना बोलोगे बताओ? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यहां पे बोलेंगे तो क्या बोलोगे बताओ? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और यहां पे बोलेंगे तो क्या होगा बताओ? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। बात समझ आ गया? ठीक है, तो ये सारा कहानी है जिससे हम लोग किसी भी यूनिट को मीटर या सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। मेनली जो यहाँ पे आपको बदलना पड़ता है वो सेंटीमीटर में मीटर में बदलना पड़ता है। किसमें बदलना पड़ता है? मीटर में। अब देखो, अभी का क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको क्या क्या याद रखना है। पहला तो ये याद रखना है C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। एकदम ये 100% याद करना ही करना है। बात समझ आया ना? ठीक है, क्या चीज? तो अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग म्यू इज इक्वल टू सी बाई क्या लिखना था? लैम्डा। ये हो जाएगा। चलो, अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट तुमको ये याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई क्या बोलोगे? लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई क्या बोल देंगे? म्यू। ये याद रख लेना। एक ये याद रखोगे, 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फिर अगर बात करोगे 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 का पावर क्या बोल दोगे? -9 मीटर या फिर 10 का पावर क्या बोल दोगे? -7 सेंटीमीटर। या 1 पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10 का पावर -12 मीटर या फिर 10 का पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 फर्मी मीटर जो होता है वो 10 का पावर -15 मीटर या फिर 10 का पावर -13 सेंटीमीटर। ये याद रख लेना है आप लोग को। ठीक है, माइक्रोमीटर यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा, हालांकि हम लोग माइक्रोग्राम पढ़े थे, उसमें 10 का पावर -6 हो जाएगा। यही मेनली जो तुमको दिखेगा ना वो ये 2 यूनिट दिखाई देगा, एंगस्ट्रम या फिर क्या दिखेगा? नैनोमीटर। अच्छा, एक रिलेशन ये भी याद रख लेना कि 1 नैनोमीटर जो होता है ना वो 10 एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर कितना एंगस्ट्रम के इक्वल होता है, तो 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। बात क्लियर है? ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग लिख लो ये डाटा को, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट में जल्दी से लिखिए कहीं पे भी, रफ कॉपी वगैरह में। तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये वाला है। चलो देखो, अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे देखो बोला है इफ वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेव इज 5000 एंगस्ट्रम, यानी एक वेव है जिसका वेवलेंथ हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 5000 एंगस्ट्रम। तो लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 5000 एंगस्ट्रम। क्या हम लोग वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में रहने देना पसंद करते हैं? इसको मीटर में बदलेंगे, और मीटर में बदलने के लिए आप सभी को पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का पावर -10। तो क्या आ जाएगा सर? 5 इंटू 10 का पावर -7 मीटर। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे पढ़ो तो आगे हमें क्या बोल रहा है? देन कैलकुलेट इट्स क्या? फ्रीक्वेंसी। तब आप लोग को क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। अब अगर हम बात करें तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो C बाई क्या होता है? लैम्डा। अब C का वैल्यू फिक्स होता है जो कि क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लैम्डा का बात करें तो लैम्डा कितना निकाले हैं? 5 इंटू 10 का पावर -7। अच्छा एक बात बताओ जी, अगर हम इसका एक पावर को यहां दे दें तो ये 30 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 10 का पावर क्या? 7। 10 का पावर क्या लिखेंगे? 7। 10 का पावर -7 ऊपर जाकर के 10 का पावर क्या हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 6। तो यहाँ से म्यू जो आएगा वो 6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा बताओ? 14। और यूनिट क्या लिख लोगे बोलो? सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा बताओ? सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स। ये तुम लोग देख भी सकते हो, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं ना। और इसका यूनिट क्या था? मीटर। मीटर और मीटर यहां से क्या हो जाएगा? कट जाएगा और बचेगा क्या बताओ? सेकंड इनवर्स। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो 6 इंटू 10 का पावर 14, और यहां पे लिख सकते हो हर्ट्ज, HZ। तो या तो सेकंड इनवर्स रहेगा या फिर क्या रहेगा? हर्ट्ज। दोनों फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था तुम्हारा पहला सवाल। अगर हम सेकंड क्वेश्चन का बात करें तो सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा सवाल दिया हुआ है, इसको देखो। हम पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद तुम लोग ट्राई करना है इसको।
क्या बोला है देखो, इफ वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट वेरी फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, यानी विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उसका रेंज कहां से कहां है, 4000 से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, 8000 पे। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो तुमको क्या बोला, देन क्या बोल रहा है, देन कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का रेंज। अगर वेवलेंथ का रेंज 4000 से लेकर के 8000 तक है तो फ्रीक्वेंसी का रेंज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी बताओ तो, 4000 पे कितना फ्रीक्वेंसी होगा ये आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। 8000 पे कितना फ्रीक्वेंसी होगा ये नहीं निकल सकता है। तो 4000 पे जो फ्रीक्वेंसी होगा और 8000 पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा, हाँ या ना। तो तुम लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 4000 एंगस्ट्रम पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो निकाल लेना, और 8000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये निकाल लेना। इतना करने के बाद आप आराम से उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो। बात समझ आया, ठीक है। फास्ट जल्दी सा करिए, 2 मिनट का समय आपके पास में। अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा ना, कितने लोग बना लिए, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद हम एक सवाल पूछेंगे, तुम लोग आंसर करना। देखो अगर हम यहां पे बात करें ना, तो यहां पे हमें वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है। वेवलेंथ का रेंज कितना दिया हुआ है बताओ तो, 4000 एंगस्ट्रम से कहां तक दिया हुआ है बताओ, 8000 एंगस्ट्रम। तो अब हम क्या करते हैं, इसको λ1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे, λ2, ठीक है। इसके पे जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग μ1 बोलेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, μ2। तो सबसे पहले हम लोग μ1 निकालेंगे, और μ1 निकालने के लिए λ1 हमको दिया हुआ है जो कि है 4000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम देखते के साथ तुम तुरंत समझ गए होगे कि सर इसको तो मीटर में बदलना होगा, और मीटर में बदलने के लिए इसको 10 का पावर -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का पावर -10। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 10 का पावर क्या बच्चा, -7, और यूनिट क्या लिख लोगे, मीटर, ये आ जाएगा। फिर अगर हम बात करोगे तो ये हो गया λ1 का कहानी, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में μ1 निकालो, तो μ1 हो जाएगा c बाई क्या हो जाएगा बोलो, λ1। c का वैल्यू होगा 3 इंटू 10 का पावर क्या बोलो, 8। λ1 का वैल्यू कितना है बताओ बच्चा, 4 इंटू 10 का पावर क्या, -7। अब फिर से तुम इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए एक इसको 0 दे दो, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 का पावर 7 होगा, 10 का पावर -7 ऊपर जाकर के 10 का पावर 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 होगा कि नहीं होगा, 4 7 जा 28, 29 30, 2 बच गया ना, ठीक है। पॉइंट देकर के 0 दे देंगे तो वो 2 20 में बदल जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो μ1 जो होगा वो 7.5 इंटू 10 का पावर 14, और यूनिट क्या लिखोगे बताओ, सेकंड इनवर्स। यही सब लोग का आया था या नहीं आया था, बहुत अच्छे, ठीक है। अब अगर हम μ2 का बात करें बच्चों, तो μ2 का वैल्यू हो जाएगा c बाई λ2, अरे हाँ या ना, ठीक है। c तुम्हारा 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और हमें पता है λ2 दिया हुआ है जो कि कितना है बताओ, 8000 एंगस्ट्रम, यही है ना। मीटर में हम 8000 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हैं बोलो, -10, ठीक है। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 इंटू 10 का पावर क्या, -7, और यूनिट क्या लिख लेंगे सर, मीटर। चलो अब देखो, अगर हम λ2 का बात करें तो ये है 8 इंटू 10 का पावर -7। फिर से वही सेम कहानी करो, यहाँ पे 30 कर देंगे क्या, 10 का पावर यहाँ पे 7 करेंगे क्या, यहाँ पे 8, वो 10 का पावर -7 ऊपर जाकर के 10 का पावर +7 हो जाएगा क्या। अब इसको कर देंगे कैंसल, तो ये 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक, सॉरी 8 3 जा क्या होगा, 24, 25 26 27 28 29 30। पॉइंट दे करके हम लोग क्या दे देंगे, 0। तो 8 7 जा 56, वही होगा ना। फिर 4 बच जाएगा, 8 5 जा 40, यानी जो μ2 का वैल्यू है वो कितना आ रहा है बताओ, 3.75 इंटू 10 का पावर 14, और यूनिट क्या लिखोगे, सेकंड इनवर्स। और μ1 का वैल्यू कितना आया था सर बताइए, 7.5 इंटू 10 का पावर 14 सेकंड इनवर्स। अब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, जिससे पूछेंगे वही आंसर करना। सुनो, अब एक बात बताओ बच्चा लोग, यहां पे जो रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का,
हम ऐसे बोलेंगे 7.5 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स टू 3.75 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ये बोलेंगे या फिर ये बोलना पड़ेगा 3.75 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स से लेकर के 7.5 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स। बताओ हम लोग ध्यान से अभी जो जिससे पूछेंगे वही आंसर करना, क्लास 11th वाले लोग आंसर करोगे। पहला वाला बोलेंगे या दूसरा वाला बोलेंगे या दोनों बोल सकते हैं? कौन सा? दूसरा क्यों बोलेंगे? एग्जैक्टली वो सही बोल रहे थे, छोटा से क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, तो रेंज जब भी बताना होता है ना तो रेंज हमेशा छोटा से कहां बताना पड़ता है? बड़ा। यानी मेरा जो रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का वो ये होगा, यानी रेंज में हम लोग क्या देखेंगे बताओ? म्यू2 से कहां देखेंगे? म्यू1, क्योंकि रेंज हमेशा लोअर वैल्यू से कहां जाना पड़ता है? हायर। अब देखो यहां पे देखो, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा। तो रेंज में हमेशा पहले छोटा को रखते हैं फिर किसको रखते हैं? बड़ा को। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो तुम लोग पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी गलती कर सकते हो रेंज बताने में। तो रेंज हमेशा कहां से कहां बताया जाता है? लोअर से हायर, यानी छोटा से बड़ा। बात याद रहेगा ना? चलो ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए जब हम आप लोग को डुअल नेचर ऑफ लाइट बता रहे थे उस समय आप लोग को बताए थे कि लाइट का दो नेचर होता है, जैसे आप लोग का भी दो नेचर होता है, क्लास में एकदम शांत स्वभाव, और जैसे हम लोग चले जाते हैं तुम लोग आतंकवादी बन जाते हो। उसी तरह से लाइट का भी कितना नेचर होता है? दो नेचर। बात समझे ना? ठीक है, एक को कहते हैं वेव नेचर और दूसरा को कहते हैं पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो लाइट का कुछ कुछ फेनोमेना जो है वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सारा फेनोमेना जो है ना वो लाइट का वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। बट एक फेनोमेना तुम लोग को आगे हम पढ़ाएंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? ये लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। अब लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया गया था जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, बात को समझो। प्लैंक्स बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, वो ब्लैक बॉडी से निकलता हुआ रेडिएशन को ऑब्जर्व किए। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी कहने का मतलब ये मत समझ जाना कि वो काला कलर का बॉडी होगा उसको ब्लैक बॉडी कह रहे हैं। एक्चुअली में ब्लैक बॉडी वैसा ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ना जो हर तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है या हर तरह का रेडिएशन को इमिट कर सकता है। बात समझ आया ना? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको तुम लोग राक्षस बोल सकते हो। जैसे राक्षस हर चीज को खा जाता है ना, उसी तरह से ब्लैक बॉडी हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है या हर रेडिएशन को क्या कर सकता है? इमिट। उसको कोई भी वेवलेंथ, कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन को लेकर के जाओ, ठीक है, वो कहेगा हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उसको जब रिलीज करने का बारी आएगा ना तो वो हर रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है। बात समझ आया? ठीक है, अब प्लैंक्स इन्हीं ब्लैक बॉडी से निकलता हुआ रेडिएशन को ऑब्जर्व किया। बात क्लियर है? ठीक है, और उसको क्या दिखाई देता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब या फिर इमिट जब करता है ना तो वो कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं करता है, वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में करता है। वो कभी कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं करता है, वो किस फॉर्म में करता है? डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में। और इस डिसकंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो बोला क्वांटा। क्या बोला? क्वांटा। बात क्लियर है? बहुत सारा एनर्जी के लिए क्वांटा बोलता था और सिंगुलर के लिए बोलता था क्वांटम। बात क्लियर है ना? ठीक है, या फिर हम उल्टा बोल दिए, अब वो छोड़ दो। ठीक है, मतलब जो एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट था उसको वो क्या बोला? क्वांटा। बात क्लियर है? ठीक है, अब लाइट जो एनर्जी है वो अलग अलग तरीका से हो सकता है, मतलब रेडिएशन अलग अलग तरीका का हो सकता है। अगर रेडिएशन लाइट के फॉर्म में निकल रहा है तो उस छोटा छोटा एनर्जी का फॉर्म को वो बोलता था फोटोन्स। क्या बोलता था? फोटोन्स। आगे इस चैप्टर में फोटोन्स का बहुत बार जिक्र होगा, आगे इस चैप्टर में फोटोन्स का बहुत बार जिक्र होने वाला है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। फोटोन्स का मतलब क्या होता है? तो फोटोन्स का मतलब होता है छोटा छोटा लाइट का पैकेट। छोटा छोटा लाइट का क्या होता है? पैकेट। जैसे अगर हम बल्ब का बात करें तो बल्ब लाइट को जो इमिट करता है ना वो छोटा छोटा फोटोन्स के फॉर्म में करेगा। तुम सिंपली क्या याद रखना, जब भी हम फोटोन्स बोले ना तो तुरंत समझ जाना हम किसका बात कर रहे हैं? लाइट का। किसका बात कर रहे हैं? लाइट का।
अभी तक हम जितना बात आपको बताए हैं अब उसको समराइज करते हैं और उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या क्या बात हम स्लाइड में लिखे हैं उसको साथ साथ पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। पहला बात हम ये बोले कि लाइट का बहुत सारा जो नेचर है वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है और बहुत सारा पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो अभी बेसिकली हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन करता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या किया था कि वो ब्लैक बॉडी से निकलता हुआ रेडिएशन को ऑब्जर्व किया और उसको क्या दिखाई देता है, तो उसको दिखाई ये देता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब या फिर इमिट जो करता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में करता है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करता है। ठीक है। और ये जो छोटा छोटा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको वो पैकेट या बंडल्स ऑफ एनर्जी बोलता था और इसको वो क्वांटा नाम से बुलाता था। और अगर ये एनर्जी लाइट के रूप में है, लाइट के फॉर्म में है, तो उस छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट को वो क्या बोलता था? फोटोन्स। क्या बोलता था? फोटोन्स। अब देखो जो बात हम आपको बताएं वही बात सारा यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले? देर आर certain phenomena such as reflection, refraction, interference, diffraction, etc. ये सब फेनोमेना है, आगे तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे। which can be explained on the basis of wave nature of light. तो लाइट का बहुत सारा फेनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब लाइट का कौन सा नेचर को एक्सप्लेन करता है? वेव नेचर को, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे, बट phenomena like photoelectric effect can be explained by particle nature of light. बट कुछ फेनोमेना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। अब लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक प्यारा सा थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है बताइए? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, बात को समझो। बोला है कि प्लैंक स्टडीड द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, वो ब्लैक बॉडी से निकलता हुआ रेडिएशन को ऑब्जर्व किया। ठीक है। और ये क्या देखता है कि रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी आर नॉट इन कंटिन्यूअस बट आर इन क्या? डिसकंटिन्यूअस। यही तो हम बोले, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, किस फॉर्म में होता है? डिसकंटिन्यूअस। आगे अगर बात करोगे, एनी ब्लैक बॉडी इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन स्मॉल पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्या? क्वांटम। बात क्लियर है? ठीक है। तो प्लूरल में क्वांटम बोलते हैं, सिंगुलर में क्या बोलते हैं? क्वांटा। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो कोई भी ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब या फिर इमिट जो करता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करता है या छोटा छोटा पैकेट या बंडल्स के फॉर्म में करता है, और उसको किस नाम से बुलाते हैं? क्वांटम के नाम से। आगे अगर बात करोगे, इन केस ऑफ लाइट, इसी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं बच्चा? फोटोन्स के नाम से। तो लाइट के केस में इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स। तो जब भी हम फोटोन बोले तुमको तुरंत क्या समझना, हम किसका बात कर रहे हैं? लाइट का। किसका बात कर रहे हैं? या फिर छोटा छोटा लाइट का पैकेट का जो एनर्जी होगा, मतलब लाइट का स्मॉल बंडल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन्स। इसके बाद आगे ना वो एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बात किया, मतलब आगे सारा चर्चा ये एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में बोला। ये क्या बोलता है कि जो फोटोन भैया का एनर्जी होगा ना वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? म्यू। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? म्यू। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वल टू दूं तो यहां पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जिसका नाम है एच। जिसका नाम क्या है? एच। ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? एच म्यू। बात क्लियर है? ठीक है। अब वो क्या बोला कि किसी भी फोटोन का जो एनर्जी होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे वैसे वैसे फोटोन का एनर्जी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखो, यही बात यहां पे लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या? फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन का एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? म्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इक्वल टू देंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जो कि क्या है? एच। अब ये जो एच तुमको दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बताइए? प्लैंक्स कांस्टेंट। और बाबू लोग ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप लोग को याद रखना है। ठीक है। हालांकि अगर किस्मत अच्छा रहता है ना तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है, बट तुम लोग मान करके चलना तुम लोग का किस्मत खराब है। बात समझ आया ना? ठीक है। और तुम लोग वैल्यू याद रखोगे, इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है।
6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यही तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे अभी तुम लोग को कुछ देर पहले बताए थे म्यू का जो वैल्यू होता है वो सी बाई क्या होता है बताओ? लैम्डा। सी बाई क्या होता है? लैम्डा। तो क्या हम म्यू के जगह में सी बाई लैम्डा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर बताइए? एच सी बाई लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा। अब तुमको पता है H और C तो दोनों कांस्टेंट है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच, सॉरी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वेवलेंथ। यानी वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या करेगा? घटेगा। और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है सर? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर यहां पे बात करेंगे तो यहां पे हमको क्या पता चल रहा है? ये अगर बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा? बढ़ेगा। बात समझ आया ना? ठीक है। यहां से आप लोगों को एनर्जी का दो फॉर्मूला मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू क्या मिला है बताओ? एच म्यू। और दूसरा मिल रहा है E इज इक्वल टू एच सी बाई क्या? लैम्डा। तो ये दोनों फॉर्मूला एनर्जी का है, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूला किसका एनर्जी कैलकुलेट करेगा? आपका एनर्जी कैलकुलेट करेगा या फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करोगे? तो ये जो फॉर्मूला है ये एनर्जी ऑफ फोटोन का है। एनर्जी ऑफ क्या चीज का है बच्चों? फोटोन का, ठीक है। और ये कितना फोटोन का एनर्जी निकालेगा? तो सिर्फ एक फोटोन का। सिर्फ कितना फोटोन का? एक फोटोन का। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो भी कितना? डायरेक्टली यहां पे हम लिख देते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ क्या? वन फोटोन। और बाबू यहां से जो आपको एनर्जी मिलेगा ना उसका यूनिट जूल होगा। उसका यूनिट क्या होगा? जूल। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ना आपको एनर्जी जो फोटोन का रहता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ रहता है। किसमें दिया रहता है? तो आगे से ये याद रख लेना कि 1 जूल जो होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। एक मिनट, उल्टा बोल रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के इक्वल होता है। यानी अगर हमें कभी भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या बोलेंगे? 1 जूल जो होगा वो 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। बात समझ आया? ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आएगा कि सर मान लीजिए हमको एग्जाम में एक फोटोन का एनर्जी निकालने बोले, तब तो वेल एंड गुड, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बट अगर हमको बोल रहा है एक से अधिक फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए, तब हम क्या करेंगे? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एन एच म्यू। E इज इक्वल टू क्या होगा? एन एच म्यू, या फिर E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। इज इक्वल टू एन एच सी बाई क्या? लैम्डा। ये दोनों जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला है। एनर्जी ऑफ मोर देन वन फोटोन। एनर्जी ऑफ मोर देन वन फोटोन, ठीक है। यानी एक से अधिक फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहां पे एन का बात करें, किसका बात करें? एन का। तो एन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा नंबर ऑफ फोटोन्स को। एन क्या चीज को बता रहा है बताइए? नंबर ऑफ फोटोन को। और यहां से भी जो एनर्जी निकलेगा ना बच्चा पार्टी, वो कौन सा यूनिट में मिलेगा? जूल में। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग ये फॉर्मूला को जल्दी सा लिखिए। तो ये फॉर्मूला वगैरह सारा लिख लिया ना तुम लोग? चलो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पे देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ कितना एंगस्ट्रम? 3000 एंगस्ट्रम। अब वो सिंपल सा सवाल है, काफी आसान सा, तुरंत बन जाएगा। हमें क्या निकालना है बताइए? एनर्जी, यही निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है बताओ? वेवलेंथ, जो कि कितना है सर बताइए? 3000 एंगस्ट्रम, ठीक है। जैसे आप एंगस्ट्रम में देखो तुरंत इसको मीटर में बदलो, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3000 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का पावर -8, सॉरी 10 का पावर -10, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर -7, और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। अब देखो आगे, अगर हम बात करें तो यहां पे एनर्जी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? एच सी बाई लैम्डा। देखो अगर हम बात करें तो यहां पे हम दो फॉर्मूला बताए हैं, एक है E इज इक्वल टू एच म्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा।
बट म्यू वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, और लैम्डा वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वेवलेंथ दिया हुआ रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? तो ऑब्वियसली लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये बात याद रखना कि लैम्डा का वैल्यू हमेशा मीटर में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सी का वैल्यू किसमें होता है, मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, E इज इक्वल टू एच का वैल्यू तो हमें पता है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा, -34। और एच सी, एच का जगह में तो वही है। सी का अगर बात करोगे तो सी हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर क्या, 8 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहां पे बात करें लैम्डा, तो लैम्डा है 3 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा बोलो, -7। बाबू 3 और 3 यहां से साफ साफ कट जाएगा, ये और ये कटेगा, तो 10 का पावर -7, तो -7 और -34 कितना हो जाएगा बताओ, -27। यही होगा ना? तो देखो 27 नहीं 28 आएगा, 27 ही, हाँ 27, ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 वही होगा। तो यहां से एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 6.63 इंटू 10 का पावर -27, 10 का पावर 8, तो -27 प्लस 8, यही होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां से आ जाएगा 6.63 इंटू 10 का पावर, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बता, तो -19, और यूनिट क्या लिख लोगे, जूल, तो ये आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर आप बताए थे कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रहता है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहे तब हम क्या करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप सिंपली क्या याद रखोगे, E इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर क्या था, -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसको किससे डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। अब ये और ये तो साफ साफ यहां से कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, एक पॉइंट हटेगा तो इसका एक पॉइंट पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू 66.3 डिवाइडेड बाई 16 होगा या नहीं होगा। अरे इसको कैंसिल कर दो, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, सॉरी 16 4 जा 64, तो 65 66 कितना चला गया, 2, तो 16 1 जा 16, तो लगभग एनर्जी कितना आ गया सर बताइए, 4.1, और यूनिट क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो एक राज का बात, ये काफी काम आएगा, ध्यान रखना। अगर इफ एनर्जी हैज टू बी कैलकुलेटेड इन ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और देख रहे हो कि मेरा ऑप्शन पहले ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिख रहा है, इसका मतलब तुमको जूल में तो कैलकुलेट करने नहीं बोला है, किसमें कैलकुलेट करने बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमको साफ साफ ये दिख रहा है ना बाबू कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना, E इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कौन सा यूनिट में, एंगस्ट्रम में। बात क्लियर है? ठीक है। ये फॉर्मूला को यूज करोगे ना तो ये तुमको एनर्जी ऑफ फोटोन देगा। इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा बताइए सर, एनर्जी ऑफ फोटोन। बट कौन से यूनिट में मिलेगा सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा यूनिट में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी फोटोन का एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, और वेवलेंथ दिया है, अब ऐसा मत करना कि फ्रीक्वेंसी में भी यही निकालने लगे, वेवलेंथ अगर दिया है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो hc बाई लैम्डा यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करने से तुम्हारा जिंदगी कैसे आसान हो जाएगा, 12,400, और एंगस्ट्रम में अगर लैम्डा का बात करोगे तो यहाँ पे एंगस्ट्रम में लैम्डा का वैल्यू 3000 दिया हुआ था जी, ठीक है। तो 3000, बाबू 0 और 0 कटेगा क्या, 3 10 जा 30, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो लगभग यहां से अगर तुम बात करोगे तो 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया। तो तुम ये फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली एनर्जी को किस में निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है। और अगर जूल में निकालना है तो आप इधर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। हालांकि अगर ये फॉर्मूला भी तुम यूज करते हो तब भी आप आराम से फिर जूल में निकाल सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गया, जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 4.1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर
-19। तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूला से तुम जूल वाला में नहीं जा सकते हो या पिछले वाला फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आ सकते हो। तुम अपने सहूलियत के बेसिस पे फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है। अगर तुमको डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है तो इसी फॉर्मूला को यूज करना और पहले निकाल लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करके फिर जूल में बदल देना। अरे कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये था तुम्हारा पहला सवाल। अगर हम दूसरा सवाल का बात करें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पढ़िए। बोला है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी निकालने बोल रहा है। हमें क्या निकालने बोल रहा है बताओ? एनर्जी। और हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी यानी म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻15 हर्ट्ज। यही दिया हुआ है ना? ठीक है। अब आप सभी बच्चे को पता होगा फ्रीक्वेंसी पता है और एनर्जी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E = H म्यू। hc/λ यूज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो H का अगर बात करोगे तो 6.63 × 10 का पावर क्या? -34। म्यू का वैल्यू क्या होगा? 2 × 10 का पावर 15। माइनस नहीं 15 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 and 1 13, तो 13.26 होगा या नहीं होगा? और 10 का पावर -34 में 10 का पावर 15 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का पावर -19 आएगा कि नहीं आएगा? और यूनिट यहां पे क्या लिख लेंगे? जूल। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब इसी को अगर तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा, इसी को किस में बदलना होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम क्या करोगे? 13.26 इंटू 10 का पावर माइनस क्या होगा? 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर क्या होगा? -19। ये और ये कटेगा क्या सर? पॉइंट हटेगा तो यहां से एक पीछे चला जाएगा क्या? तो यहां से एनर्जी इज इक्वल टू 132.6 डिवाइडेड बाई 16 होगा या नहीं होगा? अब बताओ 16 के टेबल में 132 कितना बार में जाएगा? बताओ 8 बार में। 8 6 जा 48, 128 जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 16 × 8 कर लो तो 8 6 जा 48 और यहाँ पे 12, 128 होगा ना? 29 30 31 32 4, तो ये 46 हो जाएगा। 16 दूनी 32। ठीक है, यानी लगभग तुम्हारा कितना आ रहा है सर बताइए? 8.2 और यूनिट क्या लिख लेंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? ठीक है, तो तुमको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन पे ज्यादा कमांड लाना है, क्योंकि जब जेई में क्वेश्चन पूछता है ना तो जेई में आपसे डायरेक्टली ऐसा सवाल नहीं बोलेगा कि इसको जूल में कैलकुलेट करो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमको ऑप्शन देख करके तुमको खुद डिसाइड करना होगा कि हमको कौन सा यूनिट में कैलकुलेट करना है। अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाना, अगर जूल में दिया है तो जूल तक जाना। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ईवी में दिया हुआ रहेगा या ऐसा नहीं है कि हमेशा जूल में दिया हुआ रहेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रह सकता है ऑप्शन या फिर जूल में भी। तो तुमको हर एंड से तैयार रहना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, बाकी अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।